अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज के एपिडेमियोलॉजी के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है कंफाउंडर। आइए हम पढ़ते हैं कि कंफाउंडर है क्या। कंफाउंडर एक थर्ड या एक्सटर्नल वेरिएबल है जो कि आपके रिस्क फैक्टर और आउटकम के दरमियान जो काजल पाथवे है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है या उसको कंटामिनेट कर देता है। इस डिस्टॉर्शन और कंटामिनेशन की वजह से जो रिस्क फैक्टर और आउटकम के दरमियान जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन को वो डाउटफुल कर देता है। आइए हम पढ़ते हैं कि कंफाउंडर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। देखें इस मॉडल को, देखिएगा इस मॉडल में देखें अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग अल्कोहल पीते हैं डेफिनेटली उनका जो है ना लीवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं या लीवर चांसेस के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। जो लोग भी अल्कोहल पीते हैं उनका लीवर जो है ना लीवर कैंसर, लीवर साइरोसिस या लीवर डैमेज हो जाता है। इनिशियली जो है ना फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, देन अगेन विल गोज टू लीवर साइरोसिस और इन द लीवर कैंसर। सो द अल्कोहल जो है वो स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है विद द लीवर कैंसर के साथ। अब जो लोग अल्कोहल भी पीते हैं तो डेफिनेटली वो उनका कुछ पर्सनल बैड बिहेवियर्स भी होती है, और वो पर्सनल बैड बिहेवियर ये है कि जब अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं तो साथ साथ स्मोकिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो एक थर्ड वेरिएबल है या एक्सटर्नल वेरिएबल है जो इस काजल पाथवे को जो है ना डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये जो स्मोकिंग है ये कंफाउंडर है। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा स्मोकिंग की। स्मोकिंग है थर्ड वेरिएबल, और ये थर्ड वेरिएबल जो फैक्टर है इसका एसोसिएशन है। देखें एरो की इंडिकेशन देखिएगा, इज अ टू वे, मीन्स स्मोकिंग का अल्कोहल के साथ एसोसिएशन ज़रूर है, रिलेशनशिप ज़रूर है इंडिपेंडेंटली, बट दे आर नॉट द काज और अफेक्ट ऑफ ईच अदर, कि ये एक दूसरे के काज और अफेक्ट नहीं है। एसोसिएशन ज़रूर है लेकिन काज और अफेक्ट नहीं है। अगर ये काज और अफेक्ट होता तो इसमें से एक फैक्टर बन जाता और एक आउटकम हो जाता, जस्ट कीप इन माइंड। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टीज, जो कंफाउंडर है वो अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसका डायरेक्टली एसोसिएशन है विद द लीवर कैंसर। डेफिनेटली स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने से भी लीवर कैंसर हो सकता है, लेकिन मेन काजल पाथवे क्या है, अल्कोहल और लीवर कैंसर है। जो द सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंफाउंडर इज an independent factor which is a directly association with the liver cancer, जिसका डायरेक्टली एसोसिएशन है लीवर कैंसर के साथ। सो ये है कंफाउंडर की मॉडल के ज़रिए से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के कंफाउंडर कैसे डिस्टॉर्ट कर देता है, आपके काजल फातवे पे अफेक्ट करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि कंफाउंडर को समझने के लिए कि उसके लिए कुछ एक कैलकुलेशन है, एक स्टैटिकल मेजर्स है कि कंफाउंडर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, कंफाउंडर को रिमूव करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए 4 to 5 मेथड है। सबसे पहला मेथड जो है ना कंफाउंडर को कंट्रोल करने के लिए वो है रेंडमाइजेशन। जब आप रेंडमली जो है ना सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे और रेंडमली जो है ना अलोकेट करेंगे केसेस को और कंट्रोल को, या रेंडमली अलोकेट करेंगे एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर ग्रुप को, तो वो आपकी कंफाउंडर को कंट्रोल करती है। द सेकेंड वन इज़ दी ब्लॉकिंग मेथड। आप उसको ब्लॉक कर दें, एक ग्रुप को एक ही ग्रुप के अंदर, ट्रीटमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर ब्लॉक कर दें, एक्सपेरिमेंटल को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर ब्लॉक कर दें। दिस इज द सेकेंड मेथड्स by which you can control the confounder. And the third method is the restriction. रिस्ट्रिक्शन भी जो है ना वो ब्लॉकिंग की ही तरह होता है कि आपने अगर एज ग्रुप 40 to 50 लिया है एंड 40 to 50 जो है ना आपने कंट्रोल ग्रुप में लिया है, तो 40 and 50 इज अ रिस्ट्रिक्शन इन विच यू कैन नॉट इंक्लूड दी 55 या 56 ईयर्स ऑफ द एज ग्रुप। सो ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना ये भी एक तरीके से कंफाउंडर को कंट्रोल करती है। द फोर्थ मेथड इज द स्टैटिकल मेजर। कुछ स्टैटिकल मेजर्स होते हैं या स्टैटिकल, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है,
मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जिसमें कंफाउंडर को कंट्रोल किया जाता है। ये 4 से 5 मेथड से जिसका, और एक और मेथड है जिसको कहते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के ज़रिए से भी आप कंफाउंडर को कंट्रोल किया जाए। दिस इज आर दी 5 मेथड बाय विच यू कैन कंट्रोल द कंफाउंडर इन योर स्टडी, इन योर रिसर्च स्टडी प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पर एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें स्मोकर और लंग्स कैंसर के दरमियान एसोसिएशन देखी गई है। तो कॉलम वाइज आप देखेंगे लंग्स कैंसर पॉजिटिव वाले केसेस हैं और लंग्स कैंसर नेगेटिव वाले लोग हैं, और रो वाइज आप देखेंगे स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, एक्सपोजर ग्रुप और नॉन एक्सपोजर ग्रुप। अब आप इसमें देखिएगा जो A+B है, ये वो ग्रुप हैं जो टोटल जो है ना एक्सपोजर ग्रुप है लंग्स कैंसर के दरमियान, और 100 वो हैं जो नॉन स्मोकर हैं। उन्होंने 100 स्मोकर लिए और 100 नॉन स्मोकर लिए, टोटल जो पॉपुलेशन है वो 200 की है। इसमें लंग्स कैंसर वाले जो है ना 460 है, 60 लोग हैं, और जो नॉन लंग कैंसर वाले हैं वो 140 है। तो ये हमारा है एक केस सिनेरियो। अब हम इसका रिलेटिव रिस्क निकालते हैं। रिलेटिव रिस्क के लिए फार्मूला आपको पता है, रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू रिस्क इन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय रिस्क इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, और इसका फार्मूला इसको करने के लिए A डिवाइडेड बाय A+B और डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय C+D। ओके, नाउ तो हमारा A क्या है 40 और A+B क्या है 100, और इसको हम डिवाइड करेंगे, और अब हमारा C कितना है 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 20 से कट गया, तो 20 बाय 40 को किया तो ये आ गया 2 जो है ना वो आपका है रिलेटिव रिस्क। जो रिलेटिव रिस्क आई है इसको कहते हैं क्रूड, ये आपका है क्रूड, हमने निकाला रिलेटिव रिस्क। क्रूड रिलेटिव रिस्क जो निकल के आया है इस सिनेरियो में वो आया है 2, मींस द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग द लंग्स कैंसर among the smoker is the 2 times is greater than compared to the non smoker, कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग्स कैंसर होने के चांसेस 2 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर जो स्मोकिंग नहीं करते। अब हम इसमें ये कहते हैं कि इसमें एज एक कंफाउंडर है। अब एज एक कंफाउंडर है, तो उस एज के कंफाउंडर को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको अभी 5 मेथड बताए थे। द फर्स्ट मेथड इज़ द randomization, blocking, restriction, stratification, and then the homogeneity and the statistical measures। ये 5 से 6 मेथड है जिससे आप कंफाउंडर को कंट्रोल करते हैं। द बेस्ट मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है स्ट्रेटिफिकेशन। अब हमने इस 100 के जो स्मोकर और नॉन स्मोकर थे उनको हमने डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप के दरमियान। एक ग्रुप वो लोग जो लेस देन 50 ईयर्स है, और एक वो लोग जो जिनकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है। अब लेस देन 50 ईयर्स वाले में आप देखेंगे जो टोटल जो एक्सपोजर ग्रुप है वो 50 है, और टोटल नॉन एक्सपोजर भी 50 है। टोटल कितना है 100। हमने स्मोकर टोटल कितने थे 100 थे, और आप देखिएगा नॉन स्मोकर कितने भी हैं वो भी 50 हैं, और एज 50 या 50 से ज़्यादा वाले उनमें भी जो है ना स्मोकर जो थे 50 थे और नॉन स्मोकर भी 50 थे। लेकिन इसमें डिफरेंस देखिएगा, जो ए है ये ए वो है जो स्मोकिंग भी कर रहे हैं उनको लंग्स कैंसर भी है तो वो 10 है, और जो जिनको लंग्स कैंसर है लेकिन वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं वो 5 है। तो टोटल यहाँ पर क्या है 15 वो लोग हैं। ये जो 15 जो है ना ये आपकी प्रीवलेंस है अमंग दी 100, और यहाँ पर देखिएगा जो है ना 45 जो लोग वो हैं जो जिनको लंग्स कैंसर है, और ये 45 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45%। तो 45% जो है ना प्रीवलेंस है ऑफ द स्मोकर का, ऑफ द लंग्स कैंसर का अमंग द स्मोकिंग वालों में, एज ऑफ दी 50 ईयर्स से ज़्यादा वालों में, और इनमें एज ऑफ 50 वाले में कितना है 15% है। अब हम करते क्या हैं, अब हम
अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क लेस देन एज ऑफ द 50 ईयर्स वाले में और 50 या 50 से ज़्यादा वालों में। एडजस्टेड जब हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव रिस्क इन लेस देन 50 ईयर्स वाले में, एज 50 ईयर्स वालों में, ठीक है। अगेन फार्मूला क्या है, सेम, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी डिवाइडेड सी, सी प्लस डी। तो यहाँ पर देखिएगा ए क्या है हमारा 10 है और ए प्लस बी कितना है 50, और इसको डिवाइड करेंगे, सी हमारा कितना है 5 एंड डिवाइड बाय 50, 50 से कट गया तो 10 बाय 5 इज एडजस्टेड। आपका जो आया है वो कितना है 2, 5 डिवाइड बाय 10 इज अ 2। तो एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क जो हमारी निकल के आई है लेस देन 50 ईयर्स में, एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क हमारी निकल के आई है 2। अब हम कैलकुलेट करते हैं 50 या 50 से ज़्यादा वालों की भी एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क। अगेन आर एडजस्टेड relative risk A divided by A plus B and divided by C divided C plus D। तो कितना है 30 divided by 50 and 15 divided by 50, 50 से कट गया 30, 30 divided by 15 तो ये हो गया अगेन 2। तो हमारा जो निकल के आया है एडजस्टेड जो रिलेटिव रिस्क निकला किस एज का, मोर देन 50 ईयर्स का, वो निकल के आया है अगेन 2। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो कंसेप्ट है, जो समझने की बात है कि कंफाउंडर कैसे है, कंफाउंडर कैसे नहीं है। जब हमने क्रूड रिलेटिव रिस्क निकाला तो वो निकल के आया, उसका रिजल्ट निकल के आया था 2। फिर हमने कंफाउंडर को मेजर करने के लिए कि आया इसमें कंफाउंडर एज कंफाउंडर है कि नहीं है, तो हमने एज की क्या किया, उसको स्ट्रेटिफाई किया दो ग्रुप में। एक हमने ले लिया लेस देन 50 ईयर्स वाले एज ग्रुप और एक हमने ले लिया मोर देन 50 या 50 से ज़्यादा वाले एज ग्रुप में। जब इनको स्ट्रेटिफाई किया, स्ट्रेटिफिकेशन करने के बाद जब इनका एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क निकाला लेस देन 50 ईयर्स का, तो उसका निकल के आया 2। एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क लेस देन 50 ईयर्स का जो निकल के आया है वो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है 2 रिलेटिव रिस्क, और 50 या 50 से ज़्यादा जो रिलेटिव रिस्क निकल के आया है वो भी कितना निकल के आया है 2। अब इसमें यहाँ पर समझने की बात है कि कंफाउंडर कैसे है रिजल्ट के बाद। अगर सपोज क्रूड रिलेटिव रिस्क एंड एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो, कोई भी आप रिलेटिव, इसमें तो हमने रिलेटिव रिस्क मेजर किया, अगर ओड रेशो का भी रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो दोनों, क्रूड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो और एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो, अगर इन दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, अगर रिजल्ट सेम आते हैं, सेम रिजल्ट आते हैं, तो इसका मतलब कि कंफाउंडर नहीं है। अगर सेम रिजल्ट आएंगे तो कहेंगे नो कंफाउंडर। ओके, अगर ये आपको जहन में रखना है, जब क्रूड रिलेटिव रिस्क और एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क के रिजल्ट अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब कोई कंफाउंडर नहीं है, नो कंफाउंडर इज प्रेजेंट। अगर क्रूड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो और एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशो के रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, मींस अगर इनका रिजल्ट डिफरेंट है
अगर रिज़ल्ट डिफरेंट है। अब इसको रिज़ल्ट को डिफरेंट समझने की कैसे, मिसाल के तौर पर अगर हम इसका क्रूड रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, यहाँ पर आता है 6 और इनके आते हैं 2, इसका 2 आता है, इसका 2.5 आता है, इसका भी 2 आता है, इसका भी 2 आता है और इसका जो है ना 5 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्रूड रिलेटिव रिस्क और एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क का जो रिज़ल्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि कंफाउंडर प्रेजेंट है। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, कंफाउंडर आर प्रेजेंट। तो मीन्स एज कंफाउंडर है अगर रिजल्ट सिमिलर ना होते। क्रूड रिलेटिव रिस्क का रिजल्ट अगर 6 आता, 5 आता, मतलब 2 से ज़्यादा आता और एडजस्टेड का जो रिजल्ट जो है ना सिमिलर होता, तो इस सिचुएशन में हम कहते कि क्रूड रिलेटिव रिस्क और एडजस्टेड रिलेटिव रिस्क या ओड रेशियो, उनका रिजल्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, सो द कंफाउंडर इज प्रेजेंट। आई होप आज के लेक्चर में ये तो एक मेथड है जिससे आप कंफाउंडर को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और भी मेथड है जिससे कंफाउंडर को कैलकुलेट किया जाता है, उसको कहते हैं मेंटल एक्सेल जो है ना टेस्ट। मेंटल एक्सेल जो टेक्स्ट है उसके ज़रिए से भी आप कंफाउंडर को जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपका कंसेप्ट जो है ना कंफाउंडर के बारे में क्लियर हुआ है और आपने ये भी देखा कि कंफाउंडर को कैसे कंटीजेंसी टेबल के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उनकी रिज़ल्ट की बेसिस पे आप कैसे कह सकते हैं कि कंफाउंडर मौजूद है या कंफाउंडर मौजूद नहीं है आफ्टर दी स्ट्रेटिफिकेशन के बाद। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ा कि कंफाउंडर क्या है। कंफाउंडर एक थर्ड या एक्सटर्नल वेरिएबल है जो कि रिस्क फैक्टर और आउटकम के दरमियान जो एसोसिएशन है, काजल एसोसिएशन है, उसको डिस्टोर्ट कर देता है या उसको कंटामिनेट कर देता है। इस डिस्टोर्शन और कंटामिनेशन की वजह से जो रिस्क फैक्टर और आउटकम के दरमियान जो एसोसिएशन है उसको डाउटफुल कर देता है। फिर हमने पढ़ा कि कंफाउंडर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड है। कंफाउंडर को कंट्रोल करने के लिए 5 to 6 मेथड है। कंफाउंडर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मेथड जो है ना वो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो कि हमने इस एग्जांपल में किया। सेकंड मेथड है रैंडमाइजेशन एंड द थर्ड मेथड जो है ना वो है रिस्ट्रिक्शन या ब्लॉकिंग मेथड। फोर्थ है होमोजेनिटी और फिफ्थ है स्टैटिकल टेस्ट या स्टैटिकल मेजर्स। उसमें मुख्तलिफ स्टैटिकल टेस्ट लगाए जाते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे SPSS है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है और उसमें हम टेस्ट लगाते हैं मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन या बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या तो उसमें एक मेथड्स होता है जिसके ज़रिए से आप कंफाउंडर को कंट्रोल कर सकते हैं। कंफाउंडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसकी 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ है। कंफाउंडर जो है ना एक थर्ड वेरिएबल है जो कि आपके काजल पाथवे पे को कंटामिनेट करता है या डिस्टोर्ट करता है। जो कंफाउंडर है वो एक थर्ड वेरिएबल है जो उसका इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है विद द काजल फैक्टर के साथ, बट एक दूसरे की काज और अफेक्ट नहीं है। कंफाउंडर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अपनी जगह पे जिसका डायरेक्टली एसोसिएशन है आपके आउटकम के साथ, लेकिन वो उसका काज और अफेक्ट नहीं है। ये 2 या 3 जो है ना प्रॉपर्टीज़ है कंफाउंडर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपके कंफाउंडर के बारे में आपका कंसेप्ट जो है ना क्लियर हुआ है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको प्रॉपर्ली वॉच करें। ये आपकी एपिडेमोलॉजी के बारे में, एपिडेमोलॉजी कोर्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेगी और आपकी नॉलेज को इन्हांस करेगी। अब लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे, जैसे ही मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।